हेलो एवरीवन। सो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं आपके क्वेश्चंस। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस कर लिया था इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की 40 के बारे में। अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चंस। ओके, ये इंस्टीट्यूट के क्वेश्चन है, आईसीआई का स्टडी मैट है और इसके क्वेश्चंस हैं ये। ओके, सो लेट्स रीड। व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग ऑन 31 मार्च 2000। सबसे पहले रिक्वायरमेंट पढ़ लेते हैं। ठीक है, ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग ऑन 31 मार्च 2002। तो हमारा कैरिंग अमाउंट क्या होगा 2002 में। 2002 में से कैरिंग अमाउंट क्या होगा बिल्डिंग का। ओके, so for what on first April 2021 the entity acquired investment property for 40 lakhs. The management estimate the useful life of the building is 20 years measured from the date of acquisition. The residual value of building is 2 lakh. The management believe the Australian method reflect the pattern in which it expect to consume the building's future economic benefit. ओके, व्हाट इज द कैरिंग अमाउंट ऑफ बिल्डिंग। तो हमने जैसे पढ़ा था कि इंटेंजिबल एसेट्स में इसके रिकग्निशन क्राइटेरिया में सबसे पहले तो आपका फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट आपको आना चाहिए। ओके, आपको आपको क्या मिलना चाहिए, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। दूसरा हमने पढ़ा था कि कॉस्ट जो है वो मेजर रिलायबली मेजर हो सके। तो दोनों चीज़ें इस केस में हमें दिखाई दे रही हैं, फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट में मिल रहा है और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से, और हम लोगों को कॉस्ट में मेजर हो रही है रिलायबली। सो अगर हम देखें यहाँ पे कि ये 1 साल बाद पूछ रहा है ना, 1 साल बाद पूछा तो 40 लैक्स माइनस क्या करेंगे, 40 लैक्स माइनस 2 लैक्स डिवाइड बाई 28, ये हमारा आ जाएगा। इसकी डेप्रिशिएशन कितनी लगेगी। ओके, तो डेप्रिशिएशन निकाल लेते हैं हम लोग। तो 38 डिवाइड बाई 20, 38 डिवाइड बाई 20, 38 डिवाइड बाई 20 कितना हो जाएगा, 1,90,000 हो जाएगा। ओके, 1,90,000 हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस 40 लैक्स में से हम लोग क्या करेंगे, इस 40 लाख में से अपना 1,90,000 को घटा देंगे, है ना। तो 1 लाख, जब 40 लैक्स में से 1,90,000 को उठा देंगे तो कितना बचेगा गाइस, 1 सेकेंड, 40 लैक्स में से 1,90,000 को घटा दोगे तो कितना बचेगा, 38 लाख 10,000। ठीक है, 38 लाख 10,000 आ जाएगा आंसर। ये आंसर देख लेते हैं हम इसका। कॉस्ट जो है एसेट्स की वो 40 लैक्स दे रखी है, डेप्रिशिएबल अमाउंट दे रखा है, कॉस्ट लेस रेजिडुअल वैल्यू 38 लैक्स है, डेप्रिशिएशन फॉर द ईयर हो गया 1,90,000। सो कैरिंग अमाउंट हो गया कॉस्ट लेस अकाउंट डेप्रिशिएशन 38 लाख 10,000। अगर इसमें इम्पेयरमेंट लॉस भी हो रहा था तो वो भी हम लोग उसको हटा देते। ओके, उसके बाद आता है हाउ शुड एक्स लिमिटेड अकाउंट फॉर अबव इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एज ऑन 31 मार्च 2001। ऊपर वाली जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है उसको कैसे उसे अकाउंट फॉर करना चाहिए। ठीक है, तो एक्स लिमिटेड हैज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी विच इज कैरिड इन बैलेंस शीट ऑन 31 मार्च 2001 एंड 15 लैक्स। ओके, ठीक है, इसकी जो कैरिड वैल्यू है वो इतनी है। ड्यूरिंग द एक्स लिमिटेड स्टॉप लेटिंग आउट बिल्डिंग एंड यूज इट फॉर ऑफिस प्रमाइस। ओके, ऑफिस प्रमाइस में यूज़ कर लिया, इसका मतलब यहाँ पे रिक्लासिफिकेशन हो रहा है, पीपीए के लिए ये अभी। ऑन 31 मार्च 2001 द मैनेजमेंट एस्टिमेट द रिकवरेबल अमाउंट ऑफ बिल्डिंग 10 लाख रुपीज एंड इज रिमेनिंग यूजफुल लाइफ एज 20 years एंड रेजिडुअल वैल्यू इज नील। ओके, मतलब इससे हमें रिकवरेबल होंगे वो 10 लाख रुपए होंगे। तो मतलब पहले 15 लाख पे, फिर 10 लाख पे आ गई, 5 लाख रुपए डिडक्शन, रिमेनिंग यूजफुल लाइफ 20 years। ओके, तो अब इसकी कैरिंग वैल्यू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है तो रिक्लासिफिकेशन हो रहा है। अब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से क्या बन गई, हमारी पीपीई बन गई है, क्योंकि हम अपने उसको अपने यूज़ में ले रहे हैं, अपने यूज़ में ले रहे हैं, या तो प्रोडक्शन में यूज़ में ले रहे हैं ऑफिस प्रीमाइस को, या फिर एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, या फिर सप्लाई ऑफ सर्विस के लिए, किसी भी यूज़ के लिए, अपने बिजनेस पर्पज़ के लिए ले रहे हैं। तो ये हो गई आपकी पीपी। ठीक है, तो यहाँ पे चेंज क्या हो रहा है गाइस, आईपी से क्या हो गई, ये पीपी हो गई। तो जब भी कभी ऐसा रिक्लासिफिकेशन होता है तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का जो कैरिंग अमाउंट होता है उस पर ट्रांसफ़र हो जाती है। ठीक है, उस पर रिक्लासिफिकेशन में ट्रांसफ़र हो जाती है। तो 15 लाख हो गई। अब क्या हुआ, पीपी का क्या हुआ, इम्पेयरमेंट हुआ। ठीक है, हमने देखा मार्केट में क्या वैल्यू चल रही है और रिकवरेबल अमाउंट निकाला, 10 लाख रुपए निकल रहा है रिकवरेबल अमाउंट। ठीक है, तो क्या हो गया, इसका डिक्रीज़ हो गया। डिक्रीज़ हो गया तो 5 लाख से डिक्रीज़ हो गया। ठीक है, तो हम क्या एंट्री पास कर रहे होंगे, हमें डिक्रीज़ हुआ है ना, तो पी एंड एल में इसको क्या करेंगे, रिकॉग्नाइज करेंगे, डेबिट टू पीपी। ये तो 5 लाख की ये एंट्री कर देंगे और ऊपर से हम लोग क्या करेंगे, डेप्रिशिएशन निकालेंगे।
तो डेप्रिसिएशन क्या करेंगे हम लोग, डेप्रिसिएशन निकालेंगे तो भाई हम लोग निकालेंगे 10 लाख पे। ओके, 10 लाख पे डेप्रिसिएशन निकालेंगे और रिमेनिंग यूजफुल लाइफ कितनी थी, 20 साल दी। तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा ये, 50,000 रुपये हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी जो कैरिंग अमाउंट आएगी वो क्या आएगी, 10 लाख माइनस 50,000, 9,50,000 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो ऐसे इसका आंसर बनेगा। सेकेंड वाले का आंसर देख लेते हैं। On 31st March, the Indus Limited must transfer the property from investment property to PP since there is a change in use of said building. Okay, change हुआ है इसलिए ट्रांसफर हो गया। ट्रांसफर should be made at carrying value 15 lakhs. Since recovery amount of the property is 10 lakhs, so impairment loss 5 lakhs should be recognized statement of P&L account. And the carrying amount of investment property as at 31st March 2001 would be 10 lakhs. Entity must disclose the reclassification from 1st April 2021. The Limited will depreciate the building over its रिमेनिंग यूजफुल लाइफ ऑफ 20 ईयर्स। तो 1 अप्रैल से दिखाएगी, मतलब हम जो कह रहे थे ना कि डेप्रिसिएशन कितनी दिखाएगी अब आगे, तो वो आपकी 50,000 रुपये दिखाएगी। ओके, ठीक है। थर्ड वाला क्वेश्चन आ गया गाइस। सो हाउ एक्स लिमिटेड विल अकाउंट फॉर ऑल ओवर मेंशन एक्सपेंस द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ओके, सारे जो भी एक्सपेंस दिए हुए हैं उसको कैसे अकाउंट फॉर करेगी। इन फाइनेंशियल ईयर 2021 एक्स लिमिटेड इनकर द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर इन एक्वायरिंग प्रॉपर्टी कंसिस्टिंग ऑफ 6 आइडेंटिकल हाउसेस ईच विद अ सेपरेट लीगल टाइटल इंक्लूडिंग द लैंड ऑन विच इट इज बिल्ट। ओके, एक्सपेंडिचर इनकर ऑन वेरियस डेट इज गिवन लो। अब ये देखना है कि कौन कौन से इसमें कैपिटलाइज होंगे, कौन कौन सी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी होंगी, कौन कौन सी पीपी होंगी। सो लेट्स सी। 1 अप्रैल 2021 में, ठीक है, इसे 21 एक्स को हम 2 मान लेते हैं, तो 1 अप्रैल 2021 में परचेज ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी 1,80,00,000 रुपये। 1 अप्रैल में नॉन रिफंडेबल ट्रांसफर टैक्सेस, ठीक है, आपके कितने हो गए, ओके 20 लाख रुपए। ओके, नॉट इंक्लूडिंग परचेज कॉस्ट, तो नॉन रिफंडेबल है, मतलब हम इसको रिफंड नहीं कर सकते, क्रेडिट नहीं ले सकते, बेनिफिट नहीं ले सकते, इसलिए ये ऐड हो जाएगी इसमें। ओके, फिर क्या है, 2 अप्रैल 2021 को लीगल कॉस्ट रिलेटेड टू प्रॉपर्टी एक्विजिशन, ये भी ऐड हो जाएगी। 6 अप्रैल को एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टू अट्रैक्ट टैलेंट्स, ये भी ऐड हो जाएगी। नहीं, एडवर्टाइजमेंट कैंपेन टैलेंट को सेल से रिलेटेड हो गई, ये ऐड नहीं होगी। फिर 8 अप्रैल को क्या होगा, ये जो ऐड हो रही है उसको टिक कर लेते हैं। ये ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, ये ऐड हो जाएगी, ये ऐड नहीं होगी। ऑपरेटिंग सेरेमनी फंक्शन फॉर स्टार्टिंग बिजनेस, इससे कोई रिलेशन नहीं है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी को, ठीक है, एक प्रेजेंटेबल मतलब कंडीशन में लाने का, लोकेशन तक पहुंचाने का, यूजेबल कंडीशन में लाने का, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, 1,80,00,000 प्लस 2 करोड़ 5 लाख रुपए हो जाएगा। और थ्रू आउट 21-22 इनका 1 लाख रुपीज़ टू डे टू डे पेमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्सपेंस का भी कोई लेना देना नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। ओके, एस्टिमेट यूजेज 1 of 6th हाउस फॉर ऑफिस एंड एकोमोडेशन फॉर इज फ्यू स्टाफ। अच्छा, ये एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ के लिए यूज़ किया जा रहा है। द अदर 5 हाउस आर रेंटेड टू वेरियस डिपार्टमेंट, ये रेंटेड किए जा रहे हैं दूसरे डिपार्टमेंट को। ओके, 5 इसमें से एक ही केवल आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन पर्पज़ का है, तो वो जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आपका पीपी हो जाएगा। ठीक है, इसकी कॉस्ट की, पीपी की कॉस्ट की और इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की जो कैलकुलेशन होगी वो सेम ही होगी एक्चुअली। ओके, तो दूसरे 5 हाउस जो है इंडिपेंडेंट को रेंट किए जा रहे हैं, तो ये जो हो जाएगा वो आपका आईपी हो जाएगा, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो जाएगा। ठीक, अगर ये जो 5th वाला हाउस है वो आपका, एक मिनट, ठीक है, तो ये जो है इसका आंसर हो जाएगा इतना, आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का इतना वैल्यूएशन होगा। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें एक चीज़ कर सकते हैं, इसको ना डिवाइड बाय कर सकते हैं 6 से। तो अगर डिवाइड बाय 6 करेंगे तो उसमें से एक जो है पीपी का, वो हम लोग उसको ट्रांसफ़र कर देंगे पीपी में और बाकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में डिस्क्लोज कर देंगे। तो लेट्स सी द आंसर गाइस। सेकेंड, लेट्स सी, कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी कितनी हो गई आपकी, 2 करोड़ 5 लाख हो गई। फिर सिंस 5 हाउस और 6 आर बीइंग रेंटेड, 5th 6 विल बी काउंटेड फॉर इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, और 1/6 प्रॉपर्टी जो होगी वो ओनर ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी होगी। कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी 2 लाख मल्टीप्लाई 5 डिवाइड बाई 6, 1 करोड़ 70 लाख हो गए। और कॉस्ट ऑफ ओनर ऑक्यूपाइड 2 करोड़ माइनस 1 लाख करोड़ 70 लाख 83,333, तो 34 लाख 16,667 हो गए। ऑल अदर कॉस्ट, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, सेरेमनी एक्सपेंस, रिपेयर मेंटेनेंस एक्सपेंस विल बी एक्सपेंस ऑफ एज एंड व्हेन इनकर्ड। ठीक है, सारे वो एक्सपेंस ऑफ हो जाएंगे। तो ये इसका आंसर था। अब 4th वाला क्वेश्चन पढ़ लेते हैं फ्रेंड्स।
ठीक है, इसमें क्या पूछा है हमें, इसमें पूछा है कि भाई एग्जाम एंड शो ऑल दीज 3 इवेंट विल बी रिपोर्टेड इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एक्स लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड। ये 3 इवेंट्स की बात कर रहा है कुछ। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2026 एज पर इंड एस। ओके, ओके, सो हम लोग पढ़ लेते हैं। X Limited is again the construction industry prepares financial statement up to 31st March every year. On 1st April 2021, the X Limited purchased a large property consisting of land and for 2 crores and immediately began to lease the property to Y Limited. Okay, and operating lease. आपने क्या दिया, रेंटल दे दिया, रेंटल दे दिया, तो ये क्या आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हो गई। एनुअल रेंट कितना आ रहा है, 20 लाख रुपए आ रहा है। 31 मार्च 2025 मतलब 4 साल बाद। एक देखो 2021 22 22 23 23 24 24 25 कितने हो गए, 4 साल हो गए। तो फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी वॉज 2 करोड़ 60 लाख रुपए। अंडर द टर्म्स ऑफ लीज एक्स लिमिटेड वॉज एबल टू कैंसिल द लीज बाय गिविंग 6 month नोटिस इन राइटिंग टू एक्स लिमिटेड। वाई लिमिटेड गेव दिस नोटिस ऑन 31 March 2025 and vacated the property on 30th September 2025. On 30th September 2025, the fair value of the property was 2 crore 90 lakh. On 1st October, the X Limited began to convert the property into 10 separate flats of equal size, which X Limited intend to sell in ordinary course of business. X Limited spent a total of 60 lakhs on this conversion project between the 30th September 2025 to 30th September 31st March 2026. The project was incomplete on 31st March 2026. The director of X Limited that they need to spend a further 40 lakhs to complete the project, after which equal flat can be sold to 50 lakhs. ठीक है, तो अभी हो क्या रहा है यहाँ पर, ये 3 इवेंट्स हैं यहाँ पे। एक तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 3 इवेंट्स हैं। ठीक है, यहाँ पे एक तो बात है आपको प्रॉपर्टी खरीदी जा रही है, ठीक है, और फिर लीज पे दे दी गई है। ये कब हो रहा है आपका, 1 अप्रैल 2021 को बात चल रही है। ओके, 1 अप्रैल 2021 को बात चल रही है। और फिर उसके बाद क्या हो रहा है भाई, उसके बाद क्या हो रहा है, 31 मार्च को एक्स लिमिटेड ने वो दे दिया कि भाई 31 मार्च को एक्स लिमिटेड ने कह दिया कि जो भी प्रॉपर्टी है, 31 मार्च को नोटिस दे दिया गया और उसने बोल दिया कि जो भी प्रॉपर्टी है वो आपको दे दी जाएगी, है ना, मतलब नोटिस दे दिया एक्स लिमिटेड ने। तो हमें कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी 31 मार्च की। ठीक है, जब कैरिंग वैल्यू निकालनी पड़ेगी तो क्या निकलेगी कैरिंग वैल्यू, वो भी 4 साल बाद की बात चल रही है ये। तो 4 साल तक तो एज इट इज चलता रहेगा सब कुछ, है ना। तो जो 2 करोड़ हैं, 2 करोड़ क्या हो जाएंगे आपके, 2 करोड़, और इसमें यूजफुल लाइफ तो मैं दी नहीं है। तो उसका कैरिंग वैल्यू आ जाएगी ना 2 करोड़ पे। ठीक है, एक तो अप्रैल में हमें प्रॉपर्टी लीज हो जाएगी, 31 मार्च को हमें फिर क्या करना पड़ेगा, इसकी कैरिंग वैल्यू पे नहीं, कैरिंग वैल्यू पे ट्रांसफर होगा। इवन दो इन्होंने पहले फेयर वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी 2 करोड़ 60 लाख दी, डजेंट मैटर एट ऑल। ठीक है, फिर 30 सितंबर आएगा। 30 सितंबर में क्या होगा, 30 सितंबर में क्या होगा गाइस, इसकी फेयर वैल्यू हुई है तो ये आ जाएगी फेयर वैल्यू, क्योंकि पीपी हो गई है। तो अगर अब पीपी हो गई है तो इसकी फेयर वैल्यू आ जाएगी। लेकिन हमें फेयर जो वैल्यूएशन करना होता है वो कब करना होता है, एवरी बैलेंस शीट डेट पे। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, इसके आंसर्स को पढ़ते हैं। पर जो बातों तो समझ में आ रहा है वो यही समझ में आ रहा है कि इसमें आपकी लार्ज प्रॉपर्टी परचेज हुई है 2 करोड़ की। तो एक तो पहले बात तो ये इवेंट हो गया प्रॉपर्टी। दूसरा इवेंट आपका लीज का हो गया कि लीज पे दे दी। तीसरा इवेंट आ गया आपका हो गया कि भाई नहीं सॉरी दूसरा इवेंट हो गया कि आपकी रिक्लासिफिकेशन हो गई है, उसने आप नोटिस दे दिया और रिक्लासिफिकेशन हो गया। दूसरा आपने क्या किया कि आपने उसने नोटिस तो दे दिया लेकिन आपने ऑफिस पर्पज़ के लिए फिर भी यूज़ नहीं किया। आप क्या कर रहे हो, आप उसे इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की तरह का यूज़ करने के लिए ट्राई कर रहे हो।
तो रिक्लासिफिकेशन नहीं माना जाएगा, क्योंकि ये जो आपने किया है ना, वो आप क्या कर रहे हो, उसको आप फिर से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो उसमें, तो ये सब इन्वेस्टमेंट माना जाएगा आपका। जो भी आप कर रहे हो, 60 लाख स्पेंड कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, तो वो भी ऐड हो जाएगा, है ना। तो ये होगा। बट इसमें ना यूज़फुल लाइफ नहीं दी हुई है, मैं ये देख रही थी। तो जैसे ये ना प्रोजेक्ट है, दे नीड टू स्पेंड अ फर्दर, अब वो एस्टिमेट कितना भी करना पड़े, वो दैट्स इट सेपरेट पार्ट। लेकिन अभी तो टोटल कितना 60 लाख की है, तो जो भी आपकी वैल्यू आ रही है उसके 60 लाख और ऐड हो जाएगा, है ना। तो एक बार इसका आंसर देख लेते हैं। फोर्थ, from 1st April 2021, the property would be regarded as investment property since it's being held for investment potential rather than being owner occupied or occupant for sale। ठीक है, ये आपका इन्वेस्टमेंट प्रपोजल पोटेंशियल के लिए आपका हेल्ड किया जा रहा है, रादर देन ओनर ऑक्युपाइड डेवलपर सेल। द प्रॉपर्टी वुड बी मेजर्ड इन द कॉस्ट मॉडल। ठीक है, दैट मीन्स विल मेजर एट 2 crore एट ईच ईयर एंड। फर्स्ट 21 प्रॉपर्टी सीज टू बी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी नहीं रही, और वो अपने क्या कर रहा है, वो डेवलप कर रहा है अपने एज अ फ्लैट सेल करने के लिए। अल्टीमेटली ये फिर से इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की बात चल रही है, लेकिन यहाँ पर क्या कर रहा है, अब यहाँ पर ना एक चीज़ है गाइस, यहाँ पर वो सेल के पर्पज़ के लिए, बिल्डिंग की सेल के पर्पज़ के लिए काम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि वो बिल्डिंग की सेल के पर्पज़ के लिए आया हो, तो वो पीपी हो गई, सॉरी वो इंडेज 2 हो गई। वो क्या हो गया, इंडेज 2 हो गई, इन्वेंट्री हो गई। एज पर पैरा 59 of India's transfer between investment property owner occupied inventory don't change the carrying amount of property transfer। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये कह रहा है भाई कि आप क्या करते हो, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात कह रहे हैं कि इनका सबका कैरिंग अमाउंट ऑफ प्रॉपर्टी से कोई लेना देना नहीं है, एंड दे डोंट चेंज द कॉस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी फॉर मेजरमेंट डिस्क्लोजर। हैंस कैरिंग अमाउंट जो होगी वो आपकी 2 करोड़ ही होगी, क्योंकि इसमें कुछ दिया नहीं हमें यूज़फुल लाइफ वगैरह, तो हम कैरिंग अमाउंट नहीं ला सकते, तो हम कॉस्ट पे उसको मेजर करेंगे। ठीक है, तो उसको कैरिंग अमाउंट उसकी आ जाती है, बट इसमें यूज़फुल लाइफ नहीं दे रखी है। द लीज ऑन प्रॉपर्टीज ऑपरेटिंग रेंटल इनकम ऑफ 10 लाख जो होगी वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगी। 31 March 2026 को द एडिशनल कॉस्ट ऑफ 6 लाख फॉर डेवलपिंग फ्लैट विच वर इनकर्ड टू एंड including 31 March would be added to cost of inventory to give a closing stock। वो क्या हो जाएंगे, आपके इन्वेंट्री में ऐड हो जाएंगे, तो 2 करोड़ 60 लाख की वैल्यू बन जाएगी, वो कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री में आ जाएगी। ठीक है, वो क्या बन जाएगी, अभी कॉस्ट ऑफ इन्वेंट्री बन जाएगी। द टोटल सेलिंग प्राइस ऑफ फ्लैट इज एक्सपेक्टेड टू बी 50 lakhs मल्टीप्लाई 10, 5 करोड़। सिंस द फर्दर कॉस्ट टू डेवलप द फ्लैट कॉस्ट 40,000, नेट रिलाइजेबल वैल्यू कितनी होगी इसकी, 4 करोड़ 60 लाख। सो फ्लैट विल मेजर द कॉस्ट ऑफ, ठीक है, कॉस्ट ऑन एनआरवी 2 करोड़ 7 लाख। सो फ्लैट विल बी शोन इन इन्वेंट्री एज करंट एसेट्स। ओके, तो ये इसका आंसर होगा। नाइस क्वेश्चन। इसको एक बार हाईलाइट कर लेते हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। ओके, अब आते हैं 5th क्वेश्चन पे। ठीक है, 5th क्वेश्चन पे आते हैं गाइस। What would be the treatment of building A, building B in the balance sheet of Shaurya Limited? Provide detailed disclosure and computation in line with relevant Indian accounting standard. Treat it as if you are preparing a separate note or schedule of the given asset in the balance sheet। ये कह रहा है कि भाई बिल्डिंग ए का क्या ट्रीटमेंट होगा, बिल्डिंग बी का। एक तो सबसे पहले ये हो गया क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि डिटेल डिस्क्लोजर आपको भी चाहिए और कंप्यूटेशन भी चाहिए होगी हमें, है ना। डिटेल डिस्क्लोजर भी चाहिए और ट्रीटेड एज इफ यू आर प्रिपेयरिंग अ सेपरेट शेड्यूल गिवन दो। ये तीसरा हो गया, मतलब डिटेल डिस्क्लोजर भी दो, कंपटीशन में तो सेपरेट नोट भी दो, और बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी का ट्रीटमेंट भी बताओ कि बैलेंस शीट में क्या होगा। ओके, Shaurya Limited owns a building building B which is specifically used for purpose of renting rental. So investment property of the company has not been using the building A or any of its facility for its own use for a long time. Company is also responsible to sell the building if it gets reasonable amount in concession. Following information relevant for building A for the year ended 31st March 2022. Building A was initially purchased at the cost of 10 crores. Building A कितने में खरीदी, 10 करोड़ में खरीदी थी। At that time, useful life of building was estimated to be 20 years.
ठीक है, आउट ऑफ विच 5 years हैव बीन एक्सपायर्ड एज ऑन 1 April 2021। अच्छा, जिसमें कि आपके 5 करोड़ एक्सपायर, वो 5 साल एक्सपायर हो चुके, तो 15 साल बचे। ठीक है, और 1 April 2021 को द कंपनी फॉलो स्ट्रेट लाइन मेथड ऑफ डेप्रिसिएशन। ओके, तो कैरिंग अमाउंट आ जाएगा इसका, है ना, क्या आ जाएगा इसका, कैरिंग अमाउंट आ जाएगा 1 April 2001 को। During the year, company is invested in another building B with the purpose to hold it for capital appreciation. The property was purchased on 1 April 2021 at the cost of 2 crore. Expected life of building is 40 years. As usual, the company follows straight line method of depreciation. Okay. Following 21-22, the company incurred the following direct operating expense related to building A, building B. Rental income building A से 75 lakhs rupees आ गई, रेंटल बिल्डिंग B आ गई, सेल्स प्रमोशन एक्सपेंस आ गए, फीस एंड टैक्सेस आ गए, ग्राउंड रेंट आ गया, फिर रिपेयर मेंटेनेंस आ गई, लीगल प्रोफेशन कमीशन एंड ब्रोकरेज आ गया। ओके, तो क्या करेंगे, इन दोनों का ऐड कर देंगे और इन सबको, सेल प्रमोशन एक्सपेंस क्या वो डायरेक्टली इससे बिलोंग करते हैं? करते हैं, तो ये माइनस हो जाएंगे, फीस और टैक्सेस माइनस हो जाएंगे, ग्राउंड रेंट माइनस हो जाएगा, रिपेयर मेंटेनेंस माइनस हो जाएगा, लीगल एंड प्रोफेशनल कुछ हुआ होगा ये भी माइनस हो जाएगा, कमीशन और ब्रोकरेज। ठीक है, ये सब चीज़ें माइनस हो जाएंगी, तो हमारा क्या आ जाएगा, company doesn't have any initiation contractual obligation with the property A and B. For complying with the requirement of India's AS, the management sought an independent report from specialists so as to estimate the fair value of building A and building B. The independent value is values property as per valuation model recommended by International Value Standard Committee. The fair value has been computed by the method by streamlining the present value of DCF approach कर रहा है. The future cash flow, namely discounted cash flow method. The key inputs for valuation as follows: the estimated rent per month per square feet for the period is expected to be in the range of 50 to 60, and this is further expected to grow at the rate of 10% per annum for each of 3 years. The weighted discount rate used is 12 to 13%. ठीक है, assume the fair value of property used in discounted is measured at 10.5 crore. The treatment of fair of property is given to financial as per the requirement in AS. ओके, तो इसमें हमें रिक्वायरमेंट पूछी हुई है, तो हम क्या करेंगे, इसका एक नोट बनाएंगे। 1 मिनट, इसका एक नोट बनाएंगे। आई होप आपको विजिबल हो रहे होगा। ओके गाइस, सो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं, 1 मिनट, हमारा क्या है यहाँ पर। 3 चीज़ें पूछी हुई। एक तो भाई बिल्डिंग आपका ट्रीटमेंट क्या होगा, बिल्डिंग ए एंड बिल्डिंग बी का, है ना। दूसरा हमसे पूछा गया है कि हमें डिटेल डिस्क्लोजर्स एंड कंप्यूटेशन करनी है।
ठीक है। तीसरा हमसे पूछा गया है कि आप ऐसे तैयार करो जैसे कि आप शेड्यूल वगैरह बना रहे हो। ठीक है, तो मेनली हमें से 2 चीज़ें पूछी गई हैं। ठीक है, तो हम 1 मिनट 2 चीज़ें हम लोग कर लेते हैं। एक तो हमसे पूछा जा रहा है ये और ये, है ना। तो भाई हम लोग क्या करेंगे, ए और बी का ट्रीटमेंट बताएंगे, है ना। ए और बी का ट्रीटमेंट बताएंगे। तो 1 मिनट, है ना। अगर हम ए और बी के ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल पे पहले निकालेंगे भाई कि 1 अप्रैल पे क्या होगा, इसकी कैरिंग वैल्यू कितनी आ रही है। क्योंकि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है, तो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी सारे किसी इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का ही है। तो इसमें जो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी है वो आपकी कॉस्ट मॉडल पे रिकग्नाइज होती है, कॉस्ट मॉडल पे रिकग्नाइज होती है, फेयर वैल्यू डिस्क्लोजर में आ जाती है। ओके, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपका करोगे 10 करोड़ करोगे, 10 करोड़ करोगे और आप डिवाइड बाय कर दोगे किससे, 20 से। तो कितना आ जाएगा, 50 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, 50 लाख रुपए आ जाएगा। तो 50 लाख रुपए आप कितने साल के लिए निकालोगे, 5 साल के लिए। तो कितना आ जाएगा, 2.5 करोड़ आ जाएगा। जब आपका 2.5 करोड़ आ जाएगा तो 2.5 करोड़ इसमें से माइनस कर दोगे 10 करोड़ में से, तो कितना आ जाएगा आपका, 7.5 करोड़ कैरिंग वैल्यू आ जाएगा, है ना। 7.5 करोड़ कैरिंग वैल्यू हो जाएगा। अब आपके बिल्डिंग बी भी आ गई। अब इसमें क्या हुआ, आपने प्रॉपर्टी परचेज करी 2 करोड़ में। अब ये क्या है गाइस, 1 मिनट, यहाँ पे ना इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी हमने जैसे पढ़ा था, ठीक है, क्लास में, कि इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी अगर 3, आपकी कोई भी प्रॉपर्टी अगर 3 यूज़ में से किसी भी यूज़ में की जा रही है तो वो आपकी वो आपकी प्रॉपर्टी बनी जाती है, पीपी, वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बनी जाती है। फर्स्ट था रेंटल टू अदर्स, दूसरा था कैपिटल एप्रिसिएशन और तीसरा था अनडिटरमाइंड यूज़। ओके, तो अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर ना 1 अप्रैल 2021 की बात चल रही है। अगर हम रिक्वायरमेंट में पढ़े तो यहाँ पर हम 1 अप्रैल 2021 की बात कर रहे हैं, है ना। तो परचेज थी 1 अप्रैल 2021 की 2 करोड़ में। एक्सपेक्टेड लाइफ कितनी है, 40 साल। तो इसमें क्या होगा, इसमें भी जो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होगी 2 करोड़ डिवाइड बाय 40 साल, जो भी आएगा उतना ही हमारा हर साल इसमें डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता जाएगा। ठीक है, इसमें भी 50 लाख रुपए आएगा। ओके, इसमें 50 लाख नहीं, सॉरी 5 लाख रुपए आएगा। ये आपका इसमें क्या आएगा, 50 लाख नहीं, 5 लाख रुपए आएगा। ओके, 5 लाख रुपए आ जाएगा और इसमें भी आपका 5 लाख रुपए आ जाएगा। ठीक है, ओके, डन। फिर क्या हुआ, एक्सपेंडिचर हुआ डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस में। तो हमने यहाँ पे जो भी है आपका वो पीएनएल में रिकॉग्नाइज हो जाएगा। तो इसका अभी वर्किंग नोट अलग से बनेगा। एक तो इसका वर्किंग नोट नंबर 1 हो जाएगा, इसका वर्किंग नोट नंबर 2 हो जाएगा, है ना, और इसका वर्किंग नोट नंबर 3 हो जाएगा, जो कि ये सब पीएनएल में रिकॉग्नाइज होगा। ये दोनों ऐड हो जाएंगे और ये सब डिडक्ट हो जाएंगे। ओके, तो ये होगा। और अब इसमें क्या है, यहाँ पर ना इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन करेंगे तो डिस्क्लोजर में हमें दिखाना होता है इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी की वैल्यूएशन को। ठीक है, तो क्या क्या दिखाते हैं हम, सबसे पहले तो दिखाते हैं डिस्क्लोजर में कि कॉस्ट मॉडल पे लिखा हुआ ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी वैल्यू होती है कॉस्ट मॉडल पे। दूसरा हमें लिखाना पड़ेगा कि क्या फेयर वैल्यू है ना। तो फेयर वैल्यू दिखानी पड़ेगी हम लोगों को। एक तो फेयर वैल्यू दिखानी पड़ेगी इसकी, कि फेयर वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी जो होगी वो आपकी इतनी होगी, और उसमें फिर हमारे की इनपुट्स दिखाने पड़ेंगे हम लोग को। तो उसकी एक टेबल बनती है, मैं आपको दिखा देती हूँ। टेबल बनेगी इसकी, ये बनेगी भाई कि हमारी एक तो वैल्यूएशन टेक्निक कौन सी हो रही है, ठीक है। एक तो हमें बताना पड़ेगा वैल्यूएशन टेक्निक कौन सी यूज़ कर रहे हैं, और दूसरा हम लोगों को बताना पड़ेगा इसमें कि हम कौन सी
हमारे कौन कौन से हमने इस पर इनपुट यूज़ किए हुए हैं, और तीसरा हमें बताना पड़ेगा कि रेंज क्या है उन इनपुट की। ठीक है, ये बताना पड़ेगा, ये होगा आपका डिस्क्लोजर। ठीक है, तो यहाँ पे वैल्यूएशन आप इसमें लिखा हुआ है कि हमने DCF वैल्यूएशन यूज़ किया, हमने की इनपुट क्या यूज़ किया है इसमें। ठीक है, एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ जो है फॉर द पीरियड एक्सपेक्ट टू बी द रेंज, तो ये पूरी कॉपी पेस्ट कर देंगे हम लाइन वहाँ पर। एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ पर स्क्वायर फीट जो है वो 50 to 60 है। ओके, यहाँ पे लिख देंगे 50 to 60 है। ओके, एस्टिमेटेड रेंट पर मंथ। बैठ जा। ओके, it is further expected to grow at the rate 10% per annum for each of 3 years। ठीक है, अब ये तो हम नहीं लिखेंगे। वेटेड डिस्काउंटेड रेट जो है वो 12 से 13% पर है। ठीक है, और वेटेड जो डिस्काउंट रेट मेथड है, जो DR है, वो क्या है आपका 12 से 13% है। ठीक है, तो मैं ये भी लिखना पड़ेगा रेंज ऑफ इनपुट में। ओके, इसमें क्या क्या यूज़ हुआ है कि इनपुट, इसमें एक तो स्ट्रीमलाइन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, एक मिनट गाइस, ठीक है, तो इसमें हम क्या यूज़ कर रहे हैं, इसमें हम लोग स्ट्रीम लाइनिंग प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश फ्लो यूज़ कर रहे हैं, नेमली डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड। ओके, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कैश फ्लोज, तो इसमें क्या हो जाएगा आपका। ठीक है, आपका फ्यूचर जो भी कैश फ्लोज हैं वो आ जाएगा, डिस्काउंट रेट आ जाएगी, कौन कौन सी डिस्काउंट रेट हमने यूज़ की हुई है। ओके, दूसरा पॉइंट आ जाएगा डिस्काउंट रेट यूज़ हुई है, फ्यूचर कैश फ्लो यूज़ हुए हैं, और कितनी लाइफ तक मिलेगा। ठीक है, नंबर ऑफ़ ईयर्स, तो ये सब चीज़ें यूज़ की गई हैं, तो ये हमारे डिस्क्लोजर्स में आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या आएगा हमारा डिस्क्लोजर, ये बनेगा ये वाला इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी का, तो ग्रॉस ब्लॉक अलग से बनेगा जो हम हमेशा बनाते हैं, और हमारा फिर बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, और बनेगा हमारा नेट कैरिंग अमाउंट। ठीक है, तो ग्रॉस ब्लॉक में हम लोगों का बनेगा वही कि एक तो बिल्डिंग A है, एक बिल्डिंग B है। ठीक है, इसमें भी हमारे 3 स्टेप्स होंगे, इसमें भी हमारे 3 होंगे, और इसमें हमारे 2 होंगे। ठीक है, इस ग्रॉस ब्लॉक में क्या आएगा फ्रेंड्स, इस ग्रॉस ब्लॉक में क्या आएगा आपका, आपका जो भी कॉस्ट है वो आ जाएगी आपकी। ठीक है, तो आपका आ जाएगा ओपनिंग बैलेंस ग्रॉस ब्लॉक का, दूसरा आ जाएगा आपका कितने एडिशन हुए ड्यूरिंग द ईयर, तीसरा आ जाएगा आपका क्लोजिंग बैलेंस। ओके, ऐसी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन में आपका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस कितना था एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, फिर ड्यूरिंग द ईयर आपकी डेप्रिसिएशन कितनी हुई है, और फिर क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा। ऐसे नेट कैरिंग अमाउंट आ जाएगा आपका कि आपका इस साल, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंस कितना था नेट कैरिंग अमाउंट में। ठीक है, नेट कैरिंग अमाउंट आपके क्लियर क्लोजिंग बैलेंस में, और ओपनिंग में कितनी थी, तो ये आपके डिस्क्लोजर बन जाएंगे। ठीक है, बिल्डिंग ए और बिल्डिंग ए और बिल्डिंग ये आ जाएगा आपका बिल्डिंग ए और बिल्डिंग बी में, तो ये डिस्क्लोजर हो जाएगा आपका। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो डिस्क्लोजर में, एक मिनट, हम मान रहे हैं कि भाई हम लोग कब दिखा रहे हैं 31 मार्च 2022 को। ठीक है, 31 मार्च 2022 को दिखा रहे हैं, तो 31 मार्च 2022 को क्या होगी इसकी वैल्यू, इक्कीस 31 मार्च को इसकी जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी गाइस, 50 लाख। 50 लाख मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा 30 लाख, सॉरी 3 करोड़ हो जाएगा। 3 करोड़ हो जाएगा, तो इसमें से कितना चला गया, सॉरी इसमें ना ओपनिंग बैलेंस डालेंगे ना स्टार्टिंग में। ठीक है, ठीक है, तो क्या डालेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस 7.5 करोड़ का, क्या डालेंगे इसका ओपनिंग बैलेंस 7.5 करोड़ का।
ठीक है, 7.5 रुपये डालेंगे। और इसका तो ये तो एडिशन है बी में, है ना, तो बी हमारी क्या है, एडिशन है। बी हमारी क्या है, बिल्डिंग बी हो गई, बिल्डिंग बी हो गई, ठीक है। बिल्डिंग बी हमारी 2 करोड़ की एडिशन है, तो 2 करोड़ रुपये इसमें डाल देंगे, है ना। और 2 करोड़ में हमारी क्या हुई, एडिशन ये हो गई है, तो 7.5 करोड़ और 2 करोड़, है ना, टोटल मिला के ये हो गया हमारा। नहीं, ग्रॉस ब्लॉक पे आएगा, सॉरी 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 माय बैड, ये आ जाएगा आपका ग्रॉस ब्लॉक पे। ये आ जाएगा आपका ग्रॉस ब्लॉक पे, तो कितना आ जाएगा ये आपका 10 करोड़, ये आपका 2 करोड़ हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 12 करोड़ हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे ओपनिंग बैलेंस कितना आएगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का, 2.5 करोड़, ठीक है। और यहाँ पे कितना आएगा आपका 2,50,000 और 50,000, यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी, मतलब 0.05 आ जाएगी। और यहाँ पर कितना आ जाएगा आपका डेप्रिसिएशन, कितना आ जाएगा गाइस, यहाँ पे आ जाएगा 50 लाख, तो क्लोजिंग बैलेंस 3 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका 2 करोड़ पे हमने निकाला था ना, डिवाइड बाई 40 करके, तो 50,000 रुपये आ रहा था, तो इसमें हो जाएगा 1.95। ओके, तो क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा आपका 3 हो जाएगा, 1.95 हो जाएगा। सॉरी, यहाँ पे आपका क्लोजिंग बैलेंस कितना आ जाएगा 0.05, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 3.05 हो जाएगा। और इसकी कैरिंग अमाउंट क्या बचेगी, हमारी ओपनिंग कैरिंग अमाउंट कितनी थी, 7.5 करोड़ थी, अब कैरिंग अमाउंट कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। इसकी ओपनिंग तो कुछ भी नहीं थी, और इसकी जो हो जाएगी वो 1.95 हो जाएगी, तो ये हो जाएगा पूरा डिस्क्लोजर, ठीक है। तो हम देख लेते हैं एक बार आंसर में जाके। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टीज हेल्ड टू अर्न रेंटल और कैपिटल एप्रिसिएशन बोथ। India says shall be applied recognition measurement disclosure of investment property. Investment property shall be measured initially at cost. Cost पे measure होगी, I hope आपको visible हो। After initial recognition, entity shall measure all of its investment property in accordance with India's 16th requirement for cost model. Okay, initial recognition पे वो अपनी investment property को cost model के अकॉर्डिंग रिकॉर्ड करेगी। Measurement disclosure of investment property as per India's balance sheet in the balance would be depicted as follows. ग्रॉस अमाउंट इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, एडिशन आ जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, जैसे कि मैंने टेबल बना के दिखाया था आपको। तो आपकी आ जाएगी कितनी, हो जाएगी 12 करोड़ रुपये, ठीक है। हमारी भी 12 करोड़ ही आ रही थी, ओके। फिर डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रिसिएशन ड्यूरिंग द क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। तो यही आ रहा था हमारा भी 3.05। नेट बैलेंस कितना आ रहा था, 8.95 आ रहा था, ओके। तो हमारा 3.05 आ रहा था गाइस, 3.05, ओके। फिर चेंज इन कैरिंग अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट फॉर द ईयर है 31 मार्च 2022। ये फॉलो मतलब इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी में जो भी वैल्यूएशन कैरिंग वैल्यू में चेंजेस हुए हैं वो ऐसे दिखाए हुए हैं। तो अमाउंट P&L विद रिस्पेक्ट टू इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, ये ऊपर ऊपर बताया है, चेंजेस फॉलोज। रेंटल इनकम कितनी है आपकी, 1 करोड़, ठीक है। डायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्सपेंस कितना है, 0.13। प्रॉफिट फ्रॉम इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी बिफोर डेप्रिसिएशन कितना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 0.87 और डेप्रिसिएशन कितना है 0.55। प्रॉफिट फ्रॉम अर्निंग फ्रॉम इन्वेस्टमेंट कितना है 0.32, ठीक है। तो वो सब माइनस कर दिया इन्होंने। फिर डिस्क्लोजर नोट दिखाया हमने, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी एक्वायर्ड बाय द एंटिटी। इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कंसिस्ट ऑफ प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी बी हैज ऑन 31 March 2020 the fair value of property is 10 crore 50 lakh. The valuation performed by independent valuer who was specially in valuing investment property. Valuation model is recommended by International Valuation Standard Committee has been applied. The company consider factor like management intention, terms of rental agreement, area leased out, life of the assets to determine classification of assets and investment properties. The company has no restriction on desirability of investment property, no contractual obligation to purchase, construct, develop इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी फॉर रिपेयर मेंटेनेंस इन्वेस्टमेंट। डिस्क्रिप्शन वैल्यूएशन एंटिटी का टू यूज़ होने का और की इनपुट जो हैं वो में दिए हुए हैं, जो भी हमने डिस्कस किए हुए थे। डिस्काउंटेड कैश फ्लो मेथड यूज़ किया, एस्टिमेटेड रेंटल वैल्यू पर स्क्वायर फीट पर मेथड, रेंट ग्रोथ बताई हुई है और डिस्काउंट रेट बताया हुआ है। 50 to 60 है, 10% एवरी ईयर है और 12 to 13% ग्रोथ रेट है। तो इसका ये आंसर हो गया गाइस, ठीक है।
सो यस, हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है गाइस हम लोगों का कि आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद आंसर ये ओके। सो एक्स लिमिटेड ओन्ड अ लैंड प्रॉपर्टी हुज फ्यूचर यूज वाज नॉट डिटरमाइंड एज अ 31 मार्च 2021। तो 31 मार्च 2022 को 21 को क्या माना जाएगा, ये इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी मान ली जाएगी। क्यों? क्योंकि ये अनडिटरमाइंड यूज़ है। 3 यूजेस केस में इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी आपकी मान ली जाती है। कोई भी प्रॉपर्टी, लैंड प्रॉपर्टी, वो होता है आपका, ये तो अनडिटरमाइंड यूज़ हो या फिर कैपिटल एप्रिसिएशन हो या फिर रेंटल टू अदर्स हो। ओके, हाउ शुड प्रॉपर्टी बी क्लासिफाइड इन द बुक्स ऑफ एक्स लिमिटेड एज अ 31 मार्च 2001। कैसे प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी जो है वो रिकॉग्नाइज होगी आपके इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। ओके, ड्यूरिंग जून 2021 द एक्स लिमिटेड कमेंस कंस्ट्रक्शन ऑफ ऑफिस बिल्डिंग ऑन एंड ओन फॉर ओन यूज। ओके, अच्छी बात है। प्रिज्यूमिंग दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग विल स्टिल बी इन प्रोग्रेस एज अ 31 मार्च 2022। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, आपकी इंटेंशन चेंज हो रही है। तो जून में ही आपको क्या मान लिया जाएगा, उसको पीपी मान लिया जाएगा और पीपी कैरिंग वैल्यू से ट्रांसफर कर दी जाएगी। हाउ शुड लैंड प्रॉपर्टी विल क्लासिफाइड एक्स लिमिटेड फाइनेंशियल में एज अ 31 मार्च 2022 की पीपी मान ली जाएगी, क्योंकि कंस्ट्रक्शन इज अ एविडेंस of change in the use. Okay, will there be a change in carrying value of amount of property resulting from any change in use of investment property? No, carrying value में कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, आपके अगर आपके रिक्लासिफिकेशन हो रहा है तो रिक्लासिफिकेशन डजंट चेंज ओके द कैरिंग वैल्यू, तो कैरिंग वैल्यू आपकी एज इट इज रहेगी। So whether the change in classification to or from investment policy is a change in accounting policy to be accounted for in accordance with India's 8 accounting policy change in accounting estimate error? No, क्योंकि चेंज इन क्लासिफिकेशन जो हो रहा है वो चेंज हो रहा है ड्यू टू चेंज इन यूज ऑफ इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। जो भी आईपी का यूज़ है उसमें चेंज की वजह से हो रहा है, ना कि पॉलिसी में चेंज की वजह से। तो इसलिए इसके अकॉर्डिंग कुछ नहीं होगा, ना तो रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन लगेगी ओके और ना ही आपका रेट्रोस्पेक्टिव चेंज होगा, ना ही प्रायर पीरियड आइटम कहलाएगा। वुड योर आंसर टू ए बी डिफरेंट इफ देयर वर टू मैनेजमेंट टेंशन फॉर कमेंसमेंट कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग फॉर इट्स ओन यूज, हाउ नो कंस्ट्रक्शन एक्चुअली वाज प्लान्ड एट वाई? नहीं, मेयर इंटेंशन इज नॉट डजंट एविडेंस द चेंज इन यूज। ओके, तो इसलिए आपका कंस्ट्रक्शन जो है, इवन आप इंटेंशन है इवन दो, फिर भी वो इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा। ठीक है, ये क्योंकि कोई कंस्ट्रक्शन ही मान लीजिए 31 मार्च तक हुई नहीं, सिर्फ आप इंटेंड कर रहे हो, तो बिकॉज आप सिर्फ इंटेंशन कर रहे हो वो एविडेंस नहीं है, तो इसलिए तब भी वो आपका इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी कहलाएगा। ओके, सो लेट्स रीड द आंसर गाइस। इसमें लिखा हुआ है एज पर पैराग्राफ 8B ऑफ इंडियाज 40 एनी लैंड हैड फॉर करेंटली अनडिटरमाइंड फ्यूचर यूज शुड बी क्लासिफाइड इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, हैंस इन दिस केस लैंड वुड बी रिगार्डेड हैड फॉर कैपिटल एप्रिसिएशन एंड लैंड प्रॉपर्टी शुड बी क्लासिफाइड एज लिमिटेड एज इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी इन फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च 2021। एज पर पैरा कहाँ गए हम, सॉरी हाँ, so as per paragraph 57 standard, entity can change the classification of any property to or from investment property when and only evidenced by change in use. A change occur when investment property meet or cease to meet the definition of investment property. There is evidence of change in use. Mere management intention for use of the property doesn't provide evidence of change in use. Since X Limited has commenced construction of office building on it, ठीक है, इसमें clearly लिखा हुआ doesn't provide evidence of change in use। ठीक है, ये important है। Since X Limited has commenced construction of the office building on it of our own use, the property would be classified as from investment property to owner occupied property as at 31st March 2022 as per para 959। क्वेश्चन बी का आंसर है the transfer of investment property owner occupied property investment don't change the carrying value of property transfer। ठीक है, आप टू और फ्रो कोई भी कर रहे हो, आप इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी से ओनर ऑक्यूपाइड कर रहे हो या ओनर ऑक्यूपाइड से इन्वेंट्री में कर रहे हो, तो इसकी कैरिंग वैल्यू तो सेम ही रहनी है। ठीक है, वो प्रॉपर्टी कॉस्ट को चेंज नहीं करती फॉर मेजरमेंट और डिस्क्लोजर पर्पस। Okay, no change in classification to or from investment properties due to change in use of property. No respective applications required. Prior period financial statement need not to be restated. Mere management intention for use of the property told evidence change in use. Since X Limited has no plan to commence construction of office building during 21 the property should continue to be classified investment property by X Limited and its financial statement as of 31st March 2022. Okay, तो ये हो गया हमारा आंसर। So thank you for watching guys. Have a nice day.